सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक विच इज़ म्यूटेशन। बाकी सारे पार्ट्स तो पिछले टॉपिक्स में कवर कर लिए हैं, तो आज हम चलो इसको पढ़ लेते हैं म्यूटेशन को। यह है क्या चीज़, चलो देखते हैं यार। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन एक फिनोमेना है जिससे जो रिजल्ट करते हैं हमारा डीएनए का अल्टरनेशन, उसके सीक्वेंस है ना, उसके टुकड़े हैं, उसको उसमें कुछ चेंज करता है और कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है यार। अब हमारा जो जीनोटाइप है, जीन का टाइप है, साथ ही जो बाहरी फिजिकल जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कहता है, वो चेंज हो जाता है। इन एडिशन टू रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। और रिकम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन एक अदर फिनोमिनन है जिससे डीएनए में वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। एज वी विल लर्न इन चैप्टर 6, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन ईच क्रोमेटिड इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म। आपने चैप्टर 6 में देख लिया होगा कि वन डीएनए सीक्वेंस की जो डीएनए हेलिक्स है वो कंटिन्यूसली रन करते हैं एक एंड से अदर तक ईच क्रोमेटिड में, और हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। देयरफॉर लॉस मतलब डिलीशन, या फिर गेन मतलब इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन किसी भी सेगमेंट का डीएनए में रिजल्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में अल्टरनेशन। सिंस जीन्स आर नॉन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, तो जीन्स को माना जाता है कि वो क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं। अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एबरेशन। तो अगर क्रोमोसोम में कुछ भी अल्टरनेशन होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा या फिर एब्रेवेशन हो जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा बच्चे में या फिर किसी भी इंसान में। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। तो हमारा जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, जनरली कैंसर सेल में। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइज टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिंगल सेल एनीमिया। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सिंगल सेल एनीमिया, डिलीशन और या फिर इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। कॉसेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, चैप्टर 6। उसके बाद है द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। तो जो म्यूटेशन है वो बियॉन्ड है स्कोप ऑफ डिस्कशन से एट दिस लेवल। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। हालांकि यहाँ कई सारे फिजिकल या फिर केमिकल फैक्टर्स है जो म्यूटेशन कराता है। दिस आर डिफर टू एस म्यूटेजेंस। उन्हें हम कहते हैं म्यूटेजेंस, जो कि किसी भी डीएनए या फिर क्रोमोसोम में म्यूटेशन कराए, उसे हम कहते हैं म्यूटेजेंस। यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ म्यूटेजन। तो एग्जांपल के तौर पे हमारा यूवी रेडिएशन है, वो म्यूटेशन कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेजन, यूवी रेस को। उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कि हमारे जीन्स पे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिलीज। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स बिगेन। तो जो डिस्कवरी है मेंडल के वर्क का, तो जो प्रैक्टिस है इनहेरिटेंस पैटर्न का और ट्रेट्स में, वो वापस उस पर काम करने लगे लोग। सिंस क्या बोल रहा है, सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पी प्लांट। तो जो कंट्रोल्ड क्रॉस, मतलब हम सब चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, वैसा क्रॉस करना परफॉर्म किया गया था पी प्लांट में या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ऐसा करना इंसानों में पॉसिबल नहीं है। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो हमारा क्या है यार, तो जो फैमिली हिस्ट्री का स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो हमारे केस में जो प्लांट्स में है वैसे होता है, वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे फैमिली हिस्ट्री को देख सकते हैं कि किसी कोई ट्रेट हमारे अंदर पास ओवर है कि नहीं। Such an analysis of trait in several generation of a family is called pedigree analysis.
तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं पेडिग्री, मतलब जनरेशन ऑफ फैमिली को एनालाइज करके जो चीज़ रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree or tree over generations. तो जो पेडिग्री एनालिसिस होता है उसमें जो इनहेरिटेंस है ना पर्टिकुलर ट्रेट का, उसे हम फैमिली ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री स्टडी है ना यार, वो स्ट्रॉन्ग टूल है जो यूटिलाइज किए जाते हैं इनहेरिटेंस के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, एबनॉर्मली और डिसीज। Some of the important standard symbols used in pedigree analysis have been shown in figure 5.3. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented. ठीक, और ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी है और स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। जो इसका यूटिलाइज किया जाता है इनहेरिटेंस के जो ट्रेट है ना स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रेस करने के लिए, पता करने के लिए कि कौन किस में पास हो रहा है कि नहीं, बच्चे में पास हो रहा है कि नहीं, ऐसा। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं जिससे हम स्पेसिफिक ट्रेट पास हो रहा है या फिर नहीं, साथ ही एबनॉर्मलिटी या फिर कोई डिसीज पास होना हो रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन फिगर 5.3। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स है जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करते हैं, वो ये ऊपर दिया हुआ है। पहला है, ये देखो, ये हमारा मेल है, इस स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हमारा मेल, सर्कुलर सिंबल मतलब हमारा फीमेल, और ऐसे उल्टा डायमंड फॉर्म में हो उसे हम कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, और अगर रेड में हो तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मानेंगे। और इस तरह के होगा स्क्वायर और फीमेल, तो यहाँ इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ है। और डबल बॉन्ड है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मतलब दो लाइन्स है तो रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुआ है, कॉन्संगुइनियस मेटिंग। उसके बाद है यार, ये वर्ड याद रखना, नेट पे पूछ सकता है, पेरेंट अबव और चिल्ड्रन बिलो। ऊपर ये वाला सिंबल दिखाता है कि जो पेरेंट है ऊपर में है, चिल्ड्रन नीचे में है। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, और बर्थ के ऑर्डर में ना ये फीमेल डॉटर पहले हुआ, उसके बाद सन पैदा हुआ, ऐसे बर्थ ऑर्डर में। पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, इसमें जो पेरेंट्स है वो उसका मेल चाइल्ड ना अफेक्टेड है, और इसका मतलब 5 अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग बच्चे। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA. तो जैसा कि आप सब पहले पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर में, ईच एंड एवरी फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कंट्रोल होता है एक या फिर अदर जीन से, एक या फिर कई जीन से, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो हमारा जो डीएनए है वो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और इट इज़ hence transmitted from one generation to other without any change or alternation. तो DNA is carrier of genetic information, DNA carrier है genetic information का, it is hence transmitted from one generation to other without any change or alternation. इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो भी बिना किसी चेंज या फिर अल्टरनेशन के। हाउएवर चेंजेस और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, लेकिन कई बार चेंजेस या फिर अल्टरनेशन हो जाता है कभी कभार। सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन। तो इससे जो चेंज है क्या बोलते हैं यार? अल्टरनेशन या फिर तो डीएनए में अगर कोई चेंज या फिर अल्टरनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टरनेट जीन्स और क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ह्यूमन बींग्स का जिसे हम एसोसिएट करते हैं इनहेरिटेंस के साथ या फिर क्रोमोसोम के साथ। उसके बाद है यार 5.8.2 मेंडेलियन डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, उसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखेंगे दोनों को। दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं यार, देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन
तो मेंडेलियन डिसऑर्डर से कैसे पता करते हैं यार? एक जनरली पता करते हैं अल्टरनेशन या फिर म्यूटेशन से। किसी सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है ना, तब होता है। दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो डिसऑर्डर्स है वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है सेम लाइन में, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो पैटर्न है ना, इसे हम पेडिग्री एनालिसिस में पता कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर, तो सबसे कॉमन और फेमस कौन कौन से हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में? हीमोफीलिया, पहला हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, तीसरा सिकल सेल एनीमिया, चौथा कलर ब्लाइंडनेस एंड पांचवा फिनाइलकेटोनुरिया एंड छठा थैलेसेमिया एक्सेट्रा। सबका आगे दिया हुआ डेफिनेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टू मेंशन है कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। बट पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजिली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो बीमारी है वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली जो ट्रेट है वो सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक हो सकता है हेमोफीलिया के। इट इज इवेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट सोस ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। और ये काफ़ी साधारण सी बात है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वो ट्रांसमिशन करता है फीमेल से मेल प्रोजेनी में। आर रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 5.14। तो रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस 5.14 में दिया हुआ है, देख लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, और उसका एग्जांपल है डोमिनेंट का मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो उसमें जो मेल है, फीमेल को कुछ हुआ है, मतलब फीमेल को गड़बड़ है तो उसके मेल बच्चे में गड़बड़ हुआ। सिमिलरली इधर भी फीमेल को गड़बड़ हुआ, और इधर क्या है यार? रिसेसिव ट्रेट। उसके बाद यार हमारा कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन द फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू विच ठीक यार। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिससे ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिससे हमारा किस वजह से होता है, हमारा आई का जो रेड और ग्रीन कोन है आई का वो फेल हो जाता है, जिस वजह से हम ग्रीन और रेड को पहचान नहीं पाते। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो जीन्स है ना उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाता है जो एक्स क्रोमोसोम में होता है। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स। तो ये 8% ऑफ मेल्स में होता है और खाली 0.4% ऑफ फीमेल्स में होता है। दिस इज बिकॉज द जीन्स डैट लीड टू ए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अराउंड द एक्स क्रोमोसोम। ये इसलिए क्योंकि जो जीन्स रेड कलर ब्लाइंडनेस में होता है वो खाली एक्स क्रोमोसोम में होता है, रेड ग्रीन कलर में होता है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होता है। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2। मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास 2। तो उल्टा कम होना चाहिए यार, यहाँ पे ज़्यादा है। कमेंट में इसका आंसर देना यार प्लीज़, मैं भी दे दूँगा। द सन ऑफ ए वुमन हु कैरीज द जीन हैज़ a 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। तो वो जो वुमेन जिसको कलर ब्लाइंड है तो उसके बच्चे को होने का 50% संभावना रहता है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड, तो जो मदर है वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका जो जीन है वो रिसेसिव है। दैट मीन्स दैट इज इफेक्ट इज सरप्राइज्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन।
तो ये जो इफेक्ट है इसका वो नॉर्मल जीन के डोमिनेंट होने की वजह से दिखते नहीं फीमेल्स में। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, लेकिन एक डॉटर है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, लेकिन लड़का हो सकता है। अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो लड़की को होने के चांस नहीं है जब तक कि उसका जो मदर है कैरियर ना हो और साथ ही उसका फादर कलर ब्लाइंड ना हो। अगर दोनों हुए तो हो सकता है लड़की भी हो सकती। उसके बाद है अगला डिसीज, वो है हेमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज विच शोस इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोजेनी। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज जो ट्रांसमिशन शो करते हैं अनएफेक्टेड फीमेल कैरियर से टू मेल प्रोजेनी तक। मेल प्रोजेनी मतलब मेल बच्चा हैज़ बिन वाइडली स्टडीड, उससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया है। इन दिस डिसीज अ सिंगल प्रोटीन, तो इस डिसीज में सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो उसमें एक सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होता है जो कि कैस्केड प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल अराइज रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जिस वजह से अगर किसी भी इंडिविजुअल को हल्का सा भी कट लगे तो नॉन स्टॉप ब्लीड करता रहेगा, जिसके हमारे ब्लड क्लॉट हो जाता है, इनके में नहीं होगा। द heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to sons। तो जो heterozygous female carrier है वो हीमोफीलिया के वो ट्रांसमिट कर सकते हैं सन्स में। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। तो जो फीमेल है ना उसको हीमोफिलिक होने का काफ़ी कम ही चांस होता है यार, लड़कों को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर। क्या बोल रहे हैं कि जो फीमेल्स को हीमोफिलिक होना काफ़ी एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि जो मदर है ऐसे फीमेल्स का उसको एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए तब जाके वो हेमोफिलिक होगी। एंड द फादर शुड बी हेमोफिलिक। फीमेल को हेमोफिलिक कैरियर और फादर भी हेमोफिलिक होंगे तब जाके वो लड़की कोई बच्ची वो हेमोफिलिया से हो सकता है उसको। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन बैक्टीरिया सोस अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज सी वाज कैरियर ऑफ दिस डिसीज। तो फैमिली पेडिग्री है क्वीन बैक्टीरिया का, उनको ये था। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। दिस इज इन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये हमारा ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। तो हमारा जो एक्स है वो सेक्स लिंक क्रोमोजोम था और जो वाई है आई थिंक ये है ऑटोजोम। डैट कैन बी सॉरी यार, तो वो क्रोमोजोम्स जो कि सेक्स डिटरमाइन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते वो होते हैं ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ द जीन और हेटेरोजाइगस। ये तब ट्रांसपोर्ट हो सकता है बच्चे में जब दोनों पेरेंट्स है ना तो भाई आई होप आपने सुना होगा यार। तो इसमें क्या एक सेकेंड ना रिवाइड कर देता हूँ अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमारा जो इसके अंदर ना ये डिसीज़ किससे सिंगल पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होता है, एक HBA एंड HBS। तो हमारा जो अगर SBS है तो यही वाले लोग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हीं को सिकल सेल एनीमिया होता है। बाकी जो हेटेरोजाइगस होते हैं HBA और HBS वाले इन लोग अनअफेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये 50% कैरियर हो सकते हैं इस डिसीज़ के जो अपने बच्चे में फैला सकते हैं। और ये डिसीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड है ना उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का सेल है जिसके अंदर वालिनिन, हिस्टानिन, ल्यूसिन, थ्रेओनिन, प्रोनिन ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। इसके अंदर 2 ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर ना जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक बाय वालिनिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ये बीटा ग्लोबिन चेन है। क्या बोल रहे हैं यार, ग्लूटामिन बाय वालिनिन बीटा 6ठे पोजीशन पे ना ये चेंज हो जाते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन ऑफ द बीटा जीन फ्रॉम GAG टू DOG। तो 6ठे पोजीशन पे क्या हो जाता है यार, GAG से GUAG हो जाता है। द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमरेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC formed from biconcave to elongated single leg structure। तो जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर पॉलीमरेशन होता है और लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो बाइकॉन्केव शेप में होता है ना वो लंबा इलोंगेटेड सिकल सेल हो जाता है, लंबा हो जाता है। देखो
कैसे लंबा हो गया है देखो। उसके बाद है हमारा फेनिलकेटोनुरिया। दिस इज इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। तो एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है और ये बचपन में ही हो सकता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है ना, उनके अंदर क्या होता है पता है, एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन में जो कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम है ना, वो नहीं रहता। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलेनिन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट एसिड। तो इसके वजह से क्या होता है, जो फिनाइलएलेनिन एक अमाइन है वो अकुमुलेट इकट्ठा होता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट एसिड से और कुछ उसके अदर डेरिवेटिव से। अकुमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। और जब ये ब्रेन में अकुमुलेट होता है तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। दिस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। और ये एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है कि यूरिन के थ्रू। और क्यों? क्योंकि किडनी इसको बहुत पूरा अच्छे से अब्जॉर्व नहीं कर पाता। उसके बाद यार हमारा थैलासेमिया। दिस इज ऑल्सो ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये भी एक ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होता है। जब बोथ पेरेंट्स अनएफेक्टेड कैरियर होते हैं जीन का हेटेरोजाइगस। This defect could be due to the either mutation or deletion which ultimately results in the reduced rate of synthesis of one globulin chains, alpha and beta chains that make up the hemoglobin. तो ये डिफेक्ट कैसे होते पता है, जब किसी भी म्यूटेशन होता है या फिर डिलीशन होता है किसी भी चेन में, डीएनए में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है यार, जो सिंथेसिस का लेट है ग्लोबुलिन चेन्स का, हेमोग्लोबिन बनाने का जो स्टेप प्रोसेस है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। दिस कॉसेज द फॉर्मेशन ऑफ एब्नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन टू द एनीमिया विच इज करेक्टराइज ऑफ द डिसीज। इससे जो फॉर्मेशन है ना एब्नॉर्मल हेमोग्लोबिन का, उससे एनीमिया होता है विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीज। तो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनता है ना, उससे एनीमिया हो जाता है और यही है इस करेक्टरिस्टिक्स का इस डिसीज का करेक्टरिस्टिक्स। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द चेन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो हम थैलेसीमिया को क्लासीफाई कर सकते हैं, थैलेसीमिया को क्लासीफाई कर सकते हैं टू विच चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अनअफेक्टेड। तो अल्फा थैलेसीमिया में जो प्रोडक्शन है अल्फा ग्लोबुलिन चेन का वो अफेक्ट हो जाता है, और बीटा थैलेसीमिया में जो प्रोडक्शन है बीटा ग्लोबुलिन चेन का वो अफेक्ट हो जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HB2 ऑन क्रोमोसोम्स 16 ऑफ ईच पेरेंट एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। तो अल्फा थैलेसीमिया किसे कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया उसे कहेंगे जिसमें जो प्रोडक्शन है अल्फा ग्लोबुलिन चेन का वो अफेक्ट होता है, और बीटा थैलेसीमिया उसे कहेंगे जिसमें जो प्रोडक्शन है बीटा ग्लोबुलिन चेन का वो अफेक्ट होता है। और अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HB2। तो अल्फा थैलेमीसिया किससे कंट्रोल होता है? 2 क्लोजली लिंक जीन से, पहला नाम है HbA1 एंड दूसरा HbA2 ऑन क्रोमोसोम ऑफ 16 ऑफ ईच पेरेंट एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। और इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं म्यूटेशन या फिर डिलीशन का एक या फिर एक से ज़्यादा जीन्स का। तो मोर जीन्स, जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्ट होंगे उतना ही लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स बनेगा। और विल बीटा थैलेमीसिया किसे कंट्रोल होता है? खाली सिंगल जीन HBB से, जिसके क्रोमोसोम 11 हैं हर एक पेरेंट में, एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और मोर ऑफ बोथ द जीन। और किस लिए होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है, एक या फिर दोनों जीन से। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफर करता है इन दैट फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, while the latter is quantitative problem of synthesis
एंड इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबुलिन। हाँ, क्या बोल रहे हैं यार? थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफर करता है क्वांटिटिव प्रॉब्लम में कुछ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के वक्त। उसके बाद है यार कोई ना कोई, चलो कोई ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं। पहले तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम स्टार्ट होता है सिंथेसिस का, उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉब्लम हो जाता है सिंथेसिस का, और इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो अभी तक हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो ये इसलिए होता है या तो किसी एब्सेंस के या फिर कोई एक्सेस या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का। Failure of suffragation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of chromosomes called aneuploidy. ये क्या, एक से ज़्यादा जो जीन्स है क्रोमोसोम से उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इस वजह से ये होता है भाई। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो फेलियर है सेग्रीगेशन के दौरान क्रोमेटिड्स का, जब सेल डिवीजन होता है ना तो क्रोमेटिड जो सेग्रीगेट होते हैं वो नहीं होता, उसकी वजह से जो गेन या फिर लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का, जिसे हम कहते हैं एनियोप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो डाउन सिंड्रोम में ना जो 21 क्रोमोसोम है उसका एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है। सिमिलरिटी जो टर्नर सिंड्रोम में ना जो एक लॉस हो जाता है एक क्रोमोसोम का ह्यूमन फीमेल्स में। फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज और होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो साइटोकिनेसिस के दौरान जो टेलोफेज होता है ना सेल डिवीजन में, उसके वजह से इंक्रीज हो जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और इसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये कंडीशन प्लांट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल से ह्यूमन सेल इज 46 23 पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितना होता है 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। समटाइम्स थ्रू रेयरली इधर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है पता है, कई बार रेयरली कंडीशन में एक एडिशनल क्रोमोसोम कॉपी बन जाता है और या फिर एक कॉपी छूट जाता है, लॉस हो जाता है। दिस सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम। तो इस कंडीशंस को हम ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं रिस्पेक्टिवली। सच आ सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। तो इस वजह से ना कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिविजुअल में। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल क्रोमोसोम डिसऑर्डर के। तो सबको एक एक करके देखने वाले हैं। डाउन सिंड्रोम्स, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है पता है, एडिशनल कॉपी बन जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 21 का, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं। दिस डिसऑर्डर वॉज डिस्क्राइब बाई लैंगडन डाउन। तो इस डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया था लैंगडन डाउन के द्वारा। द अफेक्ट इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद ए स्मॉल राउंड हेड। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो शॉर्ट स्टैचर्ड रहता है, वो भी ये देखो शॉर्ट छोटा रहता है और स्मॉल राउंड हेड होता है, फॉरवर्ड टंग होता है, टंग एकदम बाहर निकला हुआ, और पार्सली ओपन माउथ, कुछ खुला माउथ रहता है। 5.1.6 ये रहा। पाम इज ब्रॉड, इसका जो पाम है वो चौड़ा होता है, और फिजिकल और साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। उसके बाद है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ये किस वजह से, ये क्या होता है, द जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY। तो क्लिनफर सिंड्रोम में क्या होता है पता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है एक्स क्रोमोसोम का 47 का, मतलब
मेल बनते बनते फीमेल बन जाता है क्या यार? हाँ, ये रहा क्लीन 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 फिल्टर सिंड्रोम। आई थिंक मेल बनते बनते फीमेल बन गया है। सच इन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल के पास मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, हालांकि जो फेमिनिन डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट ब्रेस्ट, वो भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गैनाइकोमास्टिया। सर ये ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेरल हो सकते हैं, मतलब बच्चे नहीं बना सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम्स, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऐसा डिसऑर्डर तब होता है जब एक्स क्रोमोसोम का कमी होता है। 45 विथ एक्स हो। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ऐसे फीमेल्स स्टेरल होते हैं। As ovaries are rudimentally besides other features, including lack of the secondary sexual characters. मतलब फीमेल होते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं होते भाई। तो ये था हमारा म्यूटेशन और क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद। कमेंट में कोई डाउट हो तो बता देना यार।